सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज चली हुई है, आज उसका हम पार्ट 11वां जो पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले के जो 10 पार्ट हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हो। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये जो पार्ट है यूजीसी नेट के लिए, यूपीएससी, आरपीएससी, सीईटी और सीटेट आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट रहेगा। आज का जो हमारा पार्ट है 9th क्लास की ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट है। ये पार्ट जो है अपवा यानी कि नदी तंत्र अपवा कहलाता है। जब किसी स्थान से जल का बहाव होता है तो उसको अपवा कहते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं, दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है, बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है राजस्थान, राजस्थान में बुलर झील नहीं है। पंजाब, पंजाब में भी नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। तो जो बुलर झील है वो जम्मू कश्मीर में इसका सही उत्तर आएगा, यानी कि बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की एक और झील मैं बता देता हूँ आपको, डल झील है, वो भी जम्मू कश्मीर में है भैया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा भी नहीं है प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी। कृष्णा भी नहीं है। महानदी भी नहीं है। जो प्रायद्वीप पठार है हमारा, जो प्रायद्वीप है भारत का, उसकी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा गोदावरी। जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है पेपरों में कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो गोदावरी। गोदावरी की मैं एक दो बात और बता देता हूँ। जो गोदावरी है, गोदावरी जो नदी है उसकी जो लंबाई पूछ लेता है तो उसको लंबाई आपने ध्यान रखना है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये ध्यान रखना है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। और जो गोदावरी नदी है इसको उद्गम स्थान भी पूछ लेता है, तो गोदावरी जो नदी है वो नासिक से निकलती है भैया। कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है गोदावरी, ये ध्यान रखना है आपने। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, भारत में जो कुंभ का जो मेला लगता है वो 4 जगह लगता है। उसके लिए एक ट्रिक है, मुझे फ़ोन से पता चली, PHON। भारत में जो कुंभ का मेला लगता है वो 4 स्थानों पर लगता है, ये आपने ध्यान रखना है। P से प्रयाग, H से हरिद्वार, O से उज्जैन और N से नासिक, ये ध्यान रखना है। भारत में जो कुंभ का मेला लगता है वो 4 जगह लगता है। गोदावरी नदी का पूछ लेता है प्रश्न में कि गोदावरी जो नदी है उसका उद्गम स्थान पूछ लेता है, तो उसका उद्गम स्थान आपने बता देना है नासिक। कौन सा है? नासिक जो है वो गोदावरी का उद्गम स्थान है, ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में नासिक से गोदावरी नदी निकलती है और गोदावरी नदी में नासिक में कुंभ का मेला भी लगता है भैया, ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी यानी कि दरार घाटी। जब धरातल में हलचल पैदा होती है तो कुछ भाग नीचे धंस जाता है और कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। जो ऊपर उठता है उसको भ्रंश पर्वत कहते हैं भाई, और जो नीचे धंस जाता है उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। तो ऐसे ही हमारी भारत की 2 नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन में देखते हैं, महानदी नहीं आएगा इसका, तुंगभद्रा भी नहीं है, कृष्णा भी नहीं है। ताप्ती यानी कि जो ताप्ती जो नदी है जिसको ताप्ती भी बोलते हैं, ताप्ती नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है, बहती है। नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की वो कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं, तो उसका सही उत्तर आएगा नर्मदा व ताप्ती। 2 नदियां हैं, नर्मदा व ताप्ती नदियाँ, ये दक्षिण भारत में हैं, ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, जैसे ये कहाँ से निकलती है हमने वो बताना है। ऑप्शन देखते हैं। सतपुड़ा नहीं है, ब्रह्मगिरी भी नहीं है, पश्चिमी घाट भी नहीं है, अमरकंटक, हाँ अमरकंटक की जो पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से ही दो और नदियाँ निकलती हैं। अमरकंटक से कुल मिलाकर के 3 नदियाँ निकलती हैं। एक जो उत्तर की ओर चली जाती है वो सोन नदी है, और जो पश्चिम की ओर चली जाती है वो नर्मदा नदी है, और जो पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर चली जाती है वो महानदी है, महानदी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवणीय जल वाली का मतलब खारा पानी, जिसमें लवण अधिक होते हैं वो लवणीय होती है। तो ऐसी कौन सी झील है भारत की? देखते हैं। सांभर झील, यही इसका सही उत्तर आएगा। जो सांभर झील है वो राजस्थान में है, और ये सबसे अधिक लवणीय है, सबसे अधिक खारी झील है, और यहाँ से काफ़ी मात्रा में नमक बनाया जाता है, नमक निकाला जाता है। ये ध्यान रखना है आपने कि भारत की सबसे अधिक लवणीय, जिसमें अधिक लवणता है, वो सांभर झील में है, राजस्थान में। डल झील ये मीठे पानी की है, बुल्लर झील ये भी मीठे पानी की है, गोविंद सागर झील है ये भी मीठे पानी की झील है। बुल्लर और डल झील मैंने आपको बता ही दिया कि जम्मू कश्मीर में है। गोविंद सागर जो है वो पंजाब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सागर के नाम के ऊपर है। जो भाखड़ा बांध बनाया गया है उसके पीछे है गोविंद सागर झील। ये आपका ये सतलुज नदी है, यहाँ पर भाखड़ा बांध है, और इसके पीछे जो हिमाचल प्रदेश में जो झील लगती है, जो झील बनी हुई है, वो गोविंद सागर झील है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि गोविंद सागर झील कहाँ है? जो पंजाब में भाखड़ा बांध जो बना रखा है उसके पीछे हिमाचल प्रदेश में ये झील लगती है, और उसका नाम है गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न देखते हैं। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है? देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है बहुत लंबी, लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और फिर भी इसमें क्या है, तिब्बत के क्षेत्र में गाद कम है, गारा कम है, जबकि बाद में जब ये अपने असम में आ जाती है तो इसमें बहुत अधिक गारा होती है। तो इसका तिब्बत में इसका कारण क्या है कि वहाँ पर गाद कम पाई जाती है, सिल्ट कम पाए जाते हैं। तो इसका प्रमुख कारण ये है कि तिब्बत में जब यह नदी शीत ऋतु में और शुष्क क्षेत्र से बहती है, और इस नदी में जल की मात्रा कम होती है, और जल की मात्रा कम होने के कारण अपरदन भी कम होता है। देखिए, तिब्बत का जो क्षेत्र है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ भारत का मानचित्र। ये अपनी ये यहाँ पर है चेमायुंगदुंग हिमानी, मानसरोवर झील के निकट है चेमायुंगदुंग हिमानी, और वहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी निकल करके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक तीखा मोड़ काटती है। उससे पहले ये तिब्बत से बहती हुई चलती है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, जल की धारा जो है वो कम पानी है, जल की धारा तीव्र नहीं है। और तीव्र धारा न होने के कारण क्या है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको आप वहाँ पर सांगपो बोलते हैं, तिब्बत में एक ये प्रश्न भी आ जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो सांगपो कहते हैं। भाई ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में धारा जो है वो बहुत धीमी चलती है, उसमें जल की मात्रा कम है, और जल की मात्रा कम होने के कारण वो अपरदन भी कम करती है, और अपरदन कम करती है तो उसमें अवसाद नहीं आते। अपरदन जहाँ नदी ज़्यादा करेगी तो उसमें गार सिल्ट अधिक आएंगे। तो इसका प्रमुख कारण ये है कि वहाँ जो तिब्बत का जो क्षेत्र है, वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी की जो जल की मात्रा है वो कम है, और कम जल की मात्रा होने के कारण वहाँ वह अपरदन नहीं कर पाती, और अपरदन नहीं करने के कारण वहाँ पर क्या है, गाद कम पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियाँ गरत से होकर के बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने से पहले किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की वो 2 प्रायद्वीप की नदियाँ कौन सी हैं जो गरत से होकर, गरत यानी कि भ्रंश घाटी, मैंने बताया था आपको कि नर्मदा और तापी,
दो नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और तापी जो नदियां हैं वो गर्त से होकर के बहती हैं, भरंस से होकर के बहती हैं। तो इसका पहले का तो उत्तर आ जाएगा, दो नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और तापी, दो नदियां हैं जो गर्त से होकर के बहती हैं। फिर कहता है समुद्र में प्रवेश करने से पहले किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं? समुद्र में जब प्रवेश करती हैं, जब समुद्र में इनका जल गिरता है तो ये अपने मुहावने के ऊपर जवार नद मुख बनाती हैं। क्या बनाती हैं? जवार नद मुख, एस्चुरी बनाती हैं, जवार नद मुख बनाती हैं। ये डेल्टा का विपरीत होता है, यानी कि जब कोई नदी गर्त से भरंस से होकर के अधिक ऊंचाई से समुद्र में गिरती है तो वो डेल्टा न बना करके वो क्या बनाती है? जवार नद मुख बनाती है। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना है। जो जवार नद मुख होते हैं ये बहुत ही मछली उत्पादन के लिए अच्छे माने गए हैं, क्योंकि जवार नद मुखों में खारे और मीठे पानी का मिश्रण होता है। खारे और मीठे पानी का मिश्रण होने से यहाँ पर एक जीव पैदा हो जाता है और उस जीव का नाम है फ्लैक्टन। कौन सा जीव है? फ्लैक्टन, जो मछलियों का भोजन होता। अगला प्रश्न देखते हैं, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है कि नदियों और झीलों के आर्थिक नदियों और झीलों के आर्थिक महत्व क्या हैं? तो एक तो आर्थिक महत्व ये है कि जो नदियाँ और झीलें होती हैं उनके जल से सिंचाई की जाती है। जो अपन खेती करते हैं, जो अपन कृषि करते हैं उसमें सिंचाई की जाती है नदियों और झीलों के जल से। दूसरा क्या इसका महत्व है कि इसमें नौका परिवहन किया जाता है। नदियों में नौका परिवहन होता है, पर्यटक खूब जाते हैं। जैसे अपने गंगा नदी है, राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 है गंगा नदी के ऊपर। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर राष्ट्रीय जल मार्ग 2 नंबर राष्ट्रीय जल मार्ग है। तो ये जो नदियां हैं हमारी, ये नौका परिवहन के लिए, झील और नदियां नौका परिवहन के लिए आदर्श होती हैं, अच्छी होती हैं। सस्ता जल परिवहन मिल जाता है। तीसरा लाभ क्या है? तीसरा लाभ ये है कि नदियों से जल विद्युत बनाने में सहायता मिलती है। जब नदियों का जो पानी है बांध बना करके ऊंचाई से नीचे टरबाइन पर गिराया जाता है तो टरबाइन से बिजली बन जाती है, बिजली बनाने में सहायक होता है। तो एक फ़ायदा क्या है? नदियों से जल विद्युत बनाई जाती है, जिसको पन बिजली कहते हैं। मत्स्य पालन के लिए भी महत्व रखते हैं नदियाँ और झीलें। तो चौथा जो इसका महत्व है, मत्स्य पालन या मछली पालन। कौन सा? मछली पालन। पांचवा यदि महत्व पूछता है, हमने 4 महत्व बताने थे, हम 5वां और बता देते हैं। 5वां जो महत्व है इसका, पर्यटक उद्योग। 5वां जो महत्व है, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है। नदियों में झीलों पर लोग आनंद लेने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, तो नदियाँ पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। ये इसके कुछ आर्थिक महत्व हैं नदियों के। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ये देखिए, पहला प्रश्न कहता है जल विभाजक क्या होता है? जल विभाजक से आप क्या समझते हो? देखिए, जल विभाजक जल को 2 भागों में बांटने वाला वह स्थान जो जल को अलग अलग दिशाओं में बांट देता है उसको जल विभाजक कहते हैं। भाई, यहाँ से कोई सरिता नदी आती है, एक सरिता इस तरफ चली जाती है और एक सरिता इस तरफ चली जाती है। ये बीच का जो ऊंचा भाग होता है, जो पर्वत हो सकता है या ऊंचा भाग होता है, ये जल विभाजक कहलाता है। तो सिंपल सा है प्रश्न कि जल विभाजक वह धरातल का ऊंचा भाग होता है, ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र होता है जो एक स्थान से निकलने वाली नदियों को 2 अलग अलग दिशाओं में बांट देता है, उसको जल विभाजक कहते हैं। इसका अच्छा उदाहरण पश्चिमी घाट है, ये जल विभाजक का काम करता है। इस यहाँ से निकलने वाली सरिताएं कुछ पूर्व की ओर चली जाती हैं और कुछ पश्चिम की ओर चली जाती हैं, अलग अलग दिशाएं में चली जाती हैं। तो ये पश्चिमी घाट इसका अच्छा उदाहरण है। और एक उदाहरण अपने हरियाणा का है। हरियाणा में जो अम्बाला है, अम्बाला जो है वो भी एक जल विभाजक का काम करता है। अम्बाला में कैसे कि अपनी जो घग्गर नदी है वो इस तरफ चली जाती है, पश्चिम की ओर चली जाती है, और अपनी यमुना नदी है वो यमुना नदी इस पूर्व की ओर चली जाती है। ये अम्बाला हमारा, ये क्या है? अम्बाला। अम्बाला भी एक जल विभाजक का काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं
भारत में सबसे विशाल नदी दरोनी कौन सी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको ऐसे भी दे सकता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नदी दरोनी कौन सी है। तो सिंपल सा प्रश्न है, भारत की सबसे विशाल नदी दरोनी है वो गंगा नदी दरोनी है। कौन सी है? ये गंगा नदी है। ये हमारी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। ये भी ध्यान रखना है, 2500 किलोमीटर लगभग गंगा नदी की लंबाई पूछता है तो 2500 किलोमीटर है। कई बुक इसको 2510 लिखती हैं, कई बुक इसको 2525 किलोमीटर भी लिखती हैं। ये आपने ध्यान रखना है। तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर है। जो सबसे बड़ी नदी दरोनी है भारत की वो गंगा नदी दरोनी है। इसका अपवन क्षेत्र बहुत बड़ा है भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं? सिंधु और गंगा जो नदी है उनका जो उद्गम स्थान है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जो अपनी गंगोत्री है, ये गंगोत्री है उत्तराखंड में। यहाँ गंगोत्री से गंगा निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ये हमारी गंगा है। जबकि दूसरी नदी कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ पर तिब्बत में मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के निकट से सिंधु नदी निकलती है। तो दोनों का क्या उत्तर आ जाएगा? सिंधु नदी का उद्गम स्थान आ जाता है तो मानसरोवर झील के निकट। मानसरोवर झील भी आ सकता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है जो तिब्बत में है, जबकि गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री। अगला प्रश्न है, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे में आकर के मिल जाती हैं? तो गंगा की दो मुख्य धाराएं कौन सी हैं? भागीरथी और अलकनंदा। दो धाराएं हैं, मुख्य धाराएं हैं भागीरथी और अलकनंदा। ये दोनों जब देव प्रयाग पर मिल जाती हैं तो गंगा का रूप ले लेती हैं। ये ध्यान रखना है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं? उत्तराखंड में देवप्रयाग में मिल जाती हैं। ये देवप्रयाग है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देवप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा। और देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है और बाद में हरिद्वार में आकर के गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ करके मैदान में प्रवेश करती है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ करके मैदान में अपने पैर कहाँ रखती है? हरिद्वार में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिल जाती हैं जहाँ इसका नाम गंगा पड़ता है। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा सही? गंगा की दो मुख्य धाराएं तो भागीरथी और अलकनंदा हैं। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय तथा प्रायद्वीप की नदियों के कुछ अंतर बताएं। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप की नदियाँ, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है? तो ये बड़ा सिंपल साधारण सा प्रश्न है बच्चों। देखिए हिमालय की जो नदियाँ हैं, हिमालय की नदियाँ सदा नीरा हैं। हिमालय की नदियाँ कैसी हैं बच्चों? सदा नीरा हैं, जिनमें हमेशा पानी रहता है। इसको बारहमासी नदी भी बोलते हैं। हिमालय की नदियों को बारहमासी या सदा नीरा, हमेशा पानी क्यों रहता है? देखिए ये हिमानियों से निकलती हैं। ऊंची ऊंची हिमानियाँ हैं हिमालय पर्वत के ऊपर, वहाँ ऊंचाई के ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है। खिसकती हुई नदियाँ हैं हिमानी, उनको हिमानी कहते हैं। वहाँ से निकलती हैं ये नदियाँ। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये बर्फ़ पिघल जाती है और नदियों में पानी आ जाता है, और वर्षा ऋतु आती है तो तब पानी आता ही आता है, और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ़ पिघलने से। इसलिए हिमालय की नदियों में हमेशा पानी रहता है। दूसरा अंतर क्या है? हिमालय की नदियाँ हैं उनकी दरोनी बड़ी हैं। कैसी दरोनी हैं? बड़ी दरोनी हैं हिमालय की नदियों की। तीसरा क्या है कि हिमालय की जो नदियाँ हैं वो लंबी हैं। कैसी हैं? लंबी हैं। चौथा आपने बता देना है, जो हिमालय की जो नदियाँ पूछ लेता है इसमें अंतर में ये भी लिख सकते हो कि हिमालय की नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, घाघरा, गंडक, कोसी, ये हिमालय की नदियां हैं। अब हम प्रायद्वीप की नदियों के बारे में देखते हैं। जो प्रायद्वीप की नदियां हैं वो मौसमी हैं। कैसी हैं? मौसमी। मौसमी खाने वाली मौसमी नहीं, मौसमी वो नदियाँ जिनमें एक विशेष मौसम में ही पानी आता है।
और बाद में सूख जाती हैं। तो हिमालय की नदियां सदा नीरा हैं, जबकि प्रायद्वीप की नदियां कैसी हैं बच्चों? मौसमी नदियां हैं। दूसरा अंतर क्या है? प्रायद्वीप की जो नदियां हैं वो हिमालय की नदियों से छोटी हैं, उनकी दरोनी छोटी है प्रायद्वीप की नदियों की। तीसरा क्या है कि जो प्रायद्वीप की नदियां हैं उनकी जो घाटियां हैं, उनकी वैली जो है वो कम गहरी हैं। ये कुछ अंतर है। और इसमें प्रायद्वीप की नदियां मैं आपको बता देता हूँ। प्रायद्वीप की नदियों में क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये कुछ इसकी प्रायद्वीप की कुछ नदियां हैं। तो ये इनके अंतर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे भारत की कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में बांटिए। यानी कि प्राकृतिक जो प्रकृति में अपने आप बनी हुई झीलें हैं और मानव निर्मित जो मानव ने बनाई हैं। दो प्रकार की झीलें होती हैं, एक प्राकृतिक झील जो प्रकृति में अपने आप बन जाती हैं, दूसरी मानव निर्मित झील। देखते हैं, मिलान करके देखते हैं कि कौन सी झील कैसी है। देखते हैं, पहली जो झील है बुल्लर झील। देखते हैं, बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। बुल्लर झील कैसी झील है? प्राकृतिक झील है। जो प्राकृतिक झील है उसके लिए मैं पी लिख देता हूँ, ये ध्यान रखना है। प्राकृतिक के लिए पी लिखता हूँ और कृत्रिम के लिए के लिख देता हूँ। तो बुल्लर झील कैसी है बच्चों? प्राकृतिक झील है। नैनीताल, नैनीताल जो है ये उत्तराखंड में है। नैनीताल झील भी प्राकृतिक है। ये कैसी है? प्राकृतिक। गोविंद सागर है। देखिए मैंने बताया था कि जो अपना भाखड़ा बांध है सतलुज नदी के ऊपर, उस भाखड़ा बांध के पीछे हिमाचल प्रदेश में हमने मानव निर्मित एक झील बनाई है। बांध बनने से झील बन गई और वो कृत्रिम झील है। कैसी झील है? गोविंद सागर झील कृत्रिम है, मानव निर्मित है। तो गोविंद सागर याद रखना है। के फॉर कृत्रिम। फिर है बारह पानी। बारह पानी जो झील है वो भी प्राकृतिक झील है, ध्यान रखना है। सांभर झील ये भी प्राकृतिक झील है। मैंने पहले बताया था कि ये सबसे ज़्यादा खारा पानी है सांभर झील का ये, और ये राजस्थान में है, इससे नमक बनाया जाता है। निजाम सागर जो झील है, निजाम सागर झील कैसी झील है? ये कृत्रिम झील यानी कि मानव निर्मित झील है। निजाम सागर झील ये आंध्र प्रदेश में है, निजाम सागर झील। अगला है नागार्जुन सागर झील। ये भी कृत्रिम झील है। ये नागार्जुन अपनी जो कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन परियोजना है, नागार्जुन बांध है, नदी घाटी परियोजना है। तो उस नदी घाटी परियोजना के बनने से ये कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील बन गई है। अगला देखते हैं डल झील। ये जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक झील है। भीमताल जो झील है, भीमताल झील ये भी कैसी है? प्राकृतिक झील है। लोकताल मणिपुर में जबरदस्त क्वेश्चन है ये, लोकताल बहुत आता है प्रश्न। लोकताल जो झील है उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये मणिपुर में है, ये ध्यान रखना है। लोकताल झील कहाँ है? मणिपुर में है और ये प्राकृतिक झील है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये ध्यान रखना है। चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में है, ये भी प्राकृतिक झील है, खारे पानी की झील है। राणा प्रताप सागर झील, देखिए चंबल नदी के ऊपर हमने बांध बनाया था राणा प्रताप सागर बांध, और उससे जो झील बनी उसका नाम भी राणा प्रताप है। तो राणा प्रताप सागर झील कौन है? ये भी कृत्रिम झील है। कैसी है? कृत्रिम झील है, ध्यान रखना है। और पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है ये कैसी है? ये लेगून झील है। पुलिकट खारे पानी की झील है, समुद्र के किनारे पर है, और ये कैसी है? प्राकृतिक है। हीराकुंड बांध है। हीराकुंड झील जो है वो महानदी के ऊपर बनाया गया एक बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध आ जाता है तो हीराकुंड बांध है उड़ीसा राज्य में। तो यहाँ हीराकुंड में जो झील बनी है, हीराकुंड जो झील है वो कैसी है? कृत्रिम झील है उड़ीसा राज्य में। तो मैं आपको फिर दोबारा एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ इसको। देखिए जो प्राकृतिक झीलें हैं उनको मैं टिक लगा देता हूँ। बुल्लर झील प्राकृतिक झील है। नैनीताल झील कैसी है? प्राकृतिक झील है। गोविंद सागर कैसी है? कृत्रिम झील है। बारह पानी कैसी झील है? प्राकृतिक झील है। सांभर झील कैसी है? प्राकृतिक झील है। निजाम सागर झील कैसी है? निजाम सागर झील कैसी है? कृत्रिम झील है। नागार्जुन सागर भी कैसी है? कृत्रिम झील है। डल झील प्राकृतिक झील है। भीमताल जो झील है, भीमताल प्राकृतिक झील है। भीमताल कैसी है? प्राकृतिक। डल झील भी प्राकृतिक, भीमताल भी झील
कैसी है? प्राकृतिक। लोकताल प्राकृतिक है, चिल्का प्राकृतिक झील है, राणा प्रताप कृत्रिम झील है, पुलिकट झील प्राकृतिक है और हीराकुंड झील कैसी है? कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील हैं और प्राकृतिक झील है, मैंने आपको समझा दिया है। जो कृत्रिम झील है उसको मैं राउंड लगा देता हूँ। हीराकुंड कृत्रिम झील है, राणा प्रताप सागर झील कृत्रिम झील है और नागार्जुन और निजाम सागर झील कृत्रिम झील है और गोविंद सागर झील कैसी है? कृत्रिम झील है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।